क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर हमारे पास x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn आर द डोमेन इन ए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, उसके अंदर हमारे पास ये क्या है, n डोमेन दिए हुए हैं। तो देन द रिलेशन यानी टेबल इज ए सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। ए बी सी डी कौन सा होना चाहिए। जो हमारे पास x1 से xn तक डोमेन दिए हुए हैं, अगर हमें रिलेशन बताना किसका सबसेट होगा। यहाँ पे सारे डोमेन का यूनियन किया गया है, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की गई है। तो देखो बेसिकली डोमेन क्या होता है, पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये x1। ठीक है, क्वेश्चन एक तो आंसर हो गया कि हमने रट लिया कि ये आंसर हो जाएगा। समझना हमें बेसिकली क्या है, ये क्यों है, इसका आंसर किस तरीके से निकालेंगे हम। देखो x1, x2, x3 ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डोमेन है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, डोमेन किसी भी एट्रीब्यूट की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, जैसे मान लिया हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक आईडी है और मैं कहता हूं आईडी की वैल्यू 1 से 4 तक होनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। अगर कोई और भी आता है आईडी तो वो इन्हीं में से 1 2 या 3 ऐसे ही हो सकती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू जो होंगी आईडी की, वो हमारे पास 1 2 3 4 में से ही हो सकती है। तो मैं कहता हूं कि आईडी जो है, आईडी का डोमेन क्या है, वो 1 2 3 4 है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास एक दूसरा कॉलम है वो एज नाम का है। ठीक है, तो एज का डोमेन मान लिया वो 17 से 20 के बीच में है। तो 17 19 20 18 17 इस तरीके से वैल्यू हो सकती है। तो जो हमारे पास एज नाम का डोमेन है उसमें क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 17 18 19 20 ये पॉसिबल वैल्यूज है। तो ये जो आईडी और एज जैसे मैंने यहाँ पे लिखी, उन्हीं का ही नाम इसने क्या कर दिया, x1 x2 x3 इस तरीके से लिखा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ये x1 का मतलब कॉलम का नाम नहीं है। यहाँ पे मैंने आईडी लिख दिया तो आईडी की ये पॉसिबल वैल्यूज ये डोमेन बनाया। तो x1 मतलब आईडी नहीं है, x1 मतलब आईडी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है उनका सेट है। x2 मतलब एज की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है उनका सेट है। ठीक है, इस तरीके से मतलब किसी भी कॉलम की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब देखो इसने एक रिलेशन जो दिया हुआ है, इससे हमें टेबल बनानी, इसने कितने डोमेन दिए हुए हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक डोमेन दिए हैं। चलो देखो बेटा यहाँ पर x1 x2 x3 xn तक हमारे पास क्या दिए हुए हैं, डोमेन दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये किसी कॉलम की पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनका सेट होगा, ये किसी दूसरे कॉलम की, ये तीसरे कॉलम की, ये n कॉलम की। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ अगर ये हमारे पास डोमेन है किसी रिलेशन के, तो इसमें कितनी हमारे पास डिग्री हो सकती है। तो इसकी डिग्री कितनी हो सकती है, n हो सकती है, n डिग्री इसकी हो सकती है। इसका मतलब n डोमेन दिए हुए हैं तो n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हो सकते हैं, या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इस रिलेशन में इतने हो सकते हैं हमारे पास। ये कह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास x1 से लेके x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक हमारे पास क्या है, ये डोमेन दिए हुए हैं कि कोई रिलेशन है, उस रिलेशन का डोमेन एक x1 है, दूसरा डोमेन x2 है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अभी हमने समझा था डोमेन का मतलब क्या है, किसी कॉलम की जो वैल्यूज है वो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, उनका सेट हो सकता है। तो मतलब हम समझ सकते हैं ये पहले वाले कॉलम की पॉसिबल वैल्यूज का सेट है, ये दूसरे वाले कॉलम की पॉसिबल वैल्यूज का सेट है, ये तीसरे वाली कॉलम की, और ये n नंबर वाले
कॉलम की। तो इसमें कितने कॉलम हो सकते हैं इस टेबल में? n कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, जब n डोमेन दे रखे तो मतलब n कॉलम हो सकते हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल ये आईडी के लिए, ये नेम के लिए, ये सिटी के लिए, ये एज के लिए, इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इसमें कितने कॉलम हो सकते हैं, या इसकी डिग्री क्या है, या इसमें हमारे पास जो है कितने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो n हो सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें n डोमेन दिए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि हमारे पास, अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सब वहीं से चला है, या रिलेशन का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का। मान लिया हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, इस सेट में वैल्यू लिखी हुई है A B C, ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, और दूसरा एक सेट है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3। ये दो सेट है। तो ये जो सेट है A और B, ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि A की पॉसिबल वैल्यूज क्या है ABC, B की पॉसिबल वैल्यूज क्या है 1 2 3। सेट में यूनिक वैल्यू होती है, रिपीटेड नहीं होती। ठीक है, तो A की पॉसिबल वैल्यूज, B की पॉसिबल वैल्यूज, यानी मैं कह सकता हूं कि ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, एक डोमेन हो गया, B एक डोमेन हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये A की पॉसिबल वैल्यूज है, ये B की पॉसिबल वैल्यूज है। अगर मैं इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूं, A क्रॉस B कर देता हूं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है इस A की इससे भी मल्टीप्लाई, इसके ऐसे सेट बनेगा। यानी जैसे A1 A2 A3, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास B के साथ B1 B2 B3, और इसी तरीके से हमारे पास C के साथ C1 C है खाली वो, तो C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और C3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी क्या आएगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी। इसको बोलते हैं A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी, तो पहले वाले सेट की इससे मल्टीप्लाई, इसके साथ बनाओ, इसके साथ पेयरिंग कर रहे, फिर इसका इसके साथ ऐसे ही, फिर इसका भी इसके साथ। तो ये जो पेयर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू निकाल लो जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट इसमें से हम निकाल सकते हैं, जितने भी इसमें दिए गए। जैसे 9 एलिमेंट है तो 1 से लेकर 9 तक निकल सकते हैं। फिर उनका पेयरिंग करेंगे तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन अगर हम R को डिफाइन करें कि रिलेशन R है, तो वो क्या होता है? इसका सबसेट होता है। यानी जैसे मैंने ले लिया एक A1 ले लिया, एक मैंने ले लिया मान लिया C2 ले लिया, एक C3 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो ये हमारे पास सेट बना है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। किसके बीच में? A क्रॉस B के बीच में। तो एक जो हमारे पास डोमेन दिए हुए हैं, जो दो सेट दिए गए हैं, इनके बीच में बहुत रिलेशन बन सकते हैं। ये नहीं कि एक ही रिलेशन होगा, भाई मैं इसको इसको और इसको ले लूं, वो भी एक रिलेशन है। इनमें से कोई भी वैल्यू उठा के कोई भी सेट बना दूं, वो सब क्या होगा? रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? जो हमारे पास डोमेन है उनकी अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकल कर जो आएगा, या जो हमारे सेट है, सेट का जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका जो सबसेट निकल कर आएगा, वो क्या कहलाता है? एक रिलेशन कहलाता है। तो सेम यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास ये n डोमेन्स दिए गए हैं, यानी n कॉलम की पॉसिबल वैल्यूज दी गई हैं, जैसे A B C D कितने की भी हो सकती है। तो उसके बाद इसने कहा जो रिलेशन होता है इज ए सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिलेशन किसका सबसेट होगा? अगर उन्हीं सभी डोमेन की हमने क्या कर दी? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी। तो जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आएगा, उसमें से कोई भी वैल्यू उठाओगे आप, वो सब क्या कहलाएगी? रिलेशन कहलाएगी। ठीक है, जिस रिलेशन में ये सब होंगे हमारे पास डोमेन। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास डी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है।
तो बेसिकली जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से आप ये कर सकते हैं, या रिलेशनल अलजेब्रा की हो, ठीक है। तो सेट थ्योरी और रिलेशनल अलजेब्रा दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिक सेट थ्योरी होती है। अब देखो ये हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जॉइन से रिलेटेड। जॉइन जो है, कोई भी जॉइन हो, किसी भी तरह का जॉइन हो, वो बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के नहीं होता। जब भी हमें दो या दो से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करना है, पहले उन टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद उसका जो सबसेट निकलेगा वही हमारे पास ज्वाइन है। उसी के बेस पे, कंडीशन के बेस पे जो भी हम चीज निकालते हैं वो ज्वाइन बनता है। ज्वाइन का मतलब दो टेबल से हमें कंबाइन रिजल्ट निकालना होता है ज्वाइन की हेल्प से। तो ज्वाइन हमारे पास इनर ज्वाइन भी होते हैं, आउटर ज्वाइन भी होते हैं हमारे पास। इनर ज्वाइन जो है हमारे पास कॉमन निकालेंगे, कॉमन वैल्यू पे काम करते हैं। आउटर ज्वाइन आउटर में होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास इनर में ही अगर हम बात करें, नेचुरल ज्वाइन होते हैं, इक्वी ज्वाइन होते हैं। नेचुरल ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन होता है कि उसके अंदर जो टेबल दी हुई है उनमें कॉमन कॉलम होना मैंडेटरी है, और वो कॉमन कॉलम पे ही ज्वाइन करता है बाय डिफॉल्ट इक्वलिटी की कंडीशन पे, ठीक है। तो जो हमारे पास उसमें हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती नेचुरल ज्वाइन में, वो बाय डिफॉल्ट काम करता है कॉमन कॉलम पे। बाकी जो भी ज्वाइन होते हैं उन पे हमें कंडीशन देनी होती है, ठीक है। जो इनर ज्वाइन हम यूज कर रहे हैं, जैसे इक्वी ज्वाइन हो जाता है हमारे पास, उनमें हम वेयर की कंडीशन लगा सकते हैं या ओन से कर सकते हैं। बाकी आउटर ज्वाइन में जो है हमारे पास ओन ही लगाना पड़ता है कंडीशन के लिए, वेयर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं इनर ज्वाइन। इनर मतलब इंटरसेक्शन के लिए बनेगा, ठीक है। तो जैसे ये दो टेबल दी हुई हैं, टेबल 1 और टेबल 2, ये दो टेबल है हमारे पास, इस वाले कलर से नहीं दिख रहा। तो ये दो टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डार्क वाला पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है इसमें, तो ये इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है, यही हमारे पास क्या कहलाएगा, इनर ज्वाइन कहलाएगा। यहाँ पर दोनों टेबल का हमने यूनियन किया है, तो इसको बोलते हैं हम फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन बेसिकली माई एसक्यूएल में नहीं होता है। माई एसक्यूएल में हमें फुल आउटर ज्वाइन अचीव करने के लिए यूनियन ही करना पड़ता है। यूनियन किसका होता है, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और एक होता है हमारे पास राइट आउटर ज्वाइन। इनका हमें क्या करना पड़ता है, यूनियन करना पड़ता है। पहले लेफ्ट लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर राइट ज्वाइन लगाएंगे, तब हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन निकलेगा, ठीक है। तो आउटर ज्वाइन में जो कॉमन चीज है, कॉमन चीज से बाहर की चीज भी आ जाती है, जबकि हमारे पास इनर ज्वाइन में केवल कॉमन चीजें ही आती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जब भी हम ज्वाइन करेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे कुछ भी, तो वहां पे टेबल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा था कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ए में हमारे पास ए लिखा था, बी का बाद में लिखा था, तो A1 और 1A दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम टेबल 1 की कार्टेशियन प्रोडक्ट टेबल 2 से कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ और हो सकता है। टेबल 2 की टेबल 1 से करेंगे, उसका रिजल्ट कुछ और हो सकता है। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं आउटर ज्वाइन, क्योंकि देखो अभी हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट वाली जो टेबल पहले लिखी उस टेबल का सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। राइट वाले का केवल कॉमन पार्ट में जो रह गया था वही आ रहा। तो यहाँ पे लेफ्ट वाली टेबल का सारा डेटा, राइट वाली टेबल का केवल कॉमन डेटा आ रहा, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और जब हमारे पास राइट वाली टेबल का कंप्लीट डेटा आता है और लेफ्ट वाली का कॉमन ही पार्ट रहेगा, वो कहलाएगा राइट आउटर ज्वाइन। तो ये हमारे पास ज्वाइन होते हैं। अब देखो अगर हमें यहाँ पे ज्वाइन की कंडीशंस जब हमें समझनी है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया हमारे पास एक टेबल है, EID लिखा हुआ है, उसमें ई नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास लिखी हुई हैं, टेबल का नाम है मान लिया एम्प्लॉय। एक टेबल है स्टूडेंट नाम की STD, उसमें स्टूडेंट की ID है,
और स्टूडेंट का नाम है। अब मान लिया कुछ स्टूडेंट है हमारे पास, वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ते हैं। अब ये स्टूडेंट के नाम हमने लिख दिए ABCDE, ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट किसी कंपनी में काम भी करते हैं पार्ट टाइम, तो वो स्टूडेंट की आईडी, और यहाँ पे कोई अलग वो भी करते हैं, एम्प्लॉय भी काम करते हैं, स्टूडेंट भी हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ पर मान लिया 101, और ये हमारे पास एम्प्लॉय जो है स्टूडेंट नहीं है, 101 ले ली। नॉर्मल ये दूसरे नंबर वाला जॉब करता है, यहाँ पे एक 102 है, एक 103 है, एक 3 नंबर वाला स्टूडेंट है, ये जॉब करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पे 2 नंबर वाले का नाम बी है, 3 नंबर वाले का नाम सी है, इसका नाम राम है, इसका नाम राज है, इसका नाम सैम है। तो इस तरह का डेटा हमारे पास है। मतलब ये 3 एम्प्लॉय जो हैं ये तो खाली जॉब करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, और ये 2 और 3 नंबर वाले स्टूडेंट भी हैं और जॉब भी करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पे लगाना चाहूं कि नेचुरल जॉइन हमें बताओ लगा के क्या रिजल्ट आएगा, तो क्या इन टेबल पे नेचुरल जॉइन पॉसिबल है? कॉमन कॉलम होना चाहिए, जबकि यहाँ कॉमन कॉलम नहीं है, तो नेचुरल जॉइन इस पे परफॉर्म नहीं हो सकता। नेचुरल जॉइन के अलावा कोई और जॉइन अगर आपको लगाना है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। आउटर जॉइन हमारे पास इस पे परफॉर्म हो सकते हैं। अब देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई मुझको लेफ्ट आउटर जॉइन निकालनी, तो लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाली टेबल का सारा डेटा आएगा और राइट वाली का केवल कॉमन डेटा आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें लेफ्ट आउटर जॉइन निकालना, तो सारे कॉलम ले लेता हूं मैं, EID, ENAME, SID, SNAME, सारे कॉलम हमने यहाँ पे ले लिए, क्योंकि अलग अलग कॉलम हो सकते हैं बाकी जॉइन में नेचुरल को छोड़ के। तो अगर आप सेलेक्ट स्टार लगाओगे तो सारे कॉलम दोनों टेबल के आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप नेचुरल जॉइन के अलावा कोई और जो वो मतलब नेचुरल जॉइन लगाओगे, तो नेचुरल जॉइन में जो है कॉमन कॉलम होता है, तो वो रिपीटेड नहीं होता। तो A+B अगर हम करते हैं, मान लिया पहले कॉलम A है, दूसरे में B है, तो नेचुरल जॉइन में एक कम आ जाएगा वहां से। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास अगर लेफ्ट वाला करेंगे तो लेफ्ट वाले का सारा डेटा आएगा, ठीक है। 101, 2, 102, 103 और 3 नंबर। नाम भी आएंगे, राम, बी, राज, सैम और सी, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या आएगा, इसमें से देखो राम के करस्पॉन्डिंग कोई स्टूडेंट आईडी है नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नल आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी नल आ जाएगा क्योंकि स्टूडेंट का नाम भी नहीं है, ठीक है। 2 नंबर के करस्पॉन्डिंग है भाई, 2 नंबर आईडी है और बी उसका ये है। 102 नंबर के करस्पॉन्डिंग, राज के करस्पॉन्डिंग वहां पे डिटेल है नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट आउटर जॉइन होता है, मतलब लेफ्ट वाले के सारे आएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो राइट वाली में है उनकी वैल्यू आएगी, जो नहीं है उन पे नल आ जाएगा। सेम अगर हम बात करें राइट आउटर जॉइन की, तो राइट वाली टेबल का सारा डेटा, लेफ्ट में उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो डेटा आएगा, बाकी पे क्या आ जाएगा, बाकी पे नल आ जाएगा। तो इस तरीके से होते हैं। और फुल आउटर ज्वाइन करते हैं तो दोनों टेबल का डेटा आएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग नहीं है चीजें वहां पे नल रहेगा, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों को यूनियन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली आपको करवाए हुए हैं, उनमें अच्छी तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। जो ज्वाइन की हमारे पास टेबल्स हैं किस तरीके से काम करती हैं, बेसिक सी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बात करते हैं मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू ER डायग्राम। तो बॉक्सेस क्या होंगे इसमें, बॉक्सेस से किससे रिप्रेजेंट करे जाते हैं, एंटिटी से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तो पहले वाले का आंसर हमारे पास हो गया बॉक्सेस का एंटिटीज, ऑल्स ये होगी हमारे पास एट्रीब्यूट, ठीक है। और डायमंड्स जो होते हैं वो रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं। तो आंसर हमारे पास ए वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली लिस्ट वाले एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मैचिंग करने वाले। मैचिंग वाले क्वेश्चन बड़े ही आसान से सिंपल से होते हैं, आप एक दो भी पता है तो आप कर सकते हो। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जॉइन के बारे में भी आपको पढ़ाया ही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ जॉइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करती, ठीक है, व्हेन देयर इज ए मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास फुल आउटर जॉइन, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आप टेस्ट देते हो, टेस्ट के फिर आंसर भी चेक करते हो है भाई बच्चों? चलो तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है OLAP। लास्ट क्लास में आपको OLAP OLTP के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। ये डेटा वेयर हाउस के जो है हमारे पास दो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम उसमें, एक OLAP के थ्रू, एक OLTP के थ्रू। अगर हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है, अगर हमें कोई रिसर्च बेस पे काम करना है, कोई रिपोर्टिंग करनी है, तो हम OLAP का यूज करते हैं, और OLTP मतलब डेली यूजेस के डेटा के लिए होता है। तो OLAP की फुल फॉर्म होती है हमारे पास ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और OLTP होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसा एट्रीब्यूट है जो मल्टी वैल्यू भी हो और कंपोजिट भी हो, ठीक है। एट्रीब्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं? ओवल से। जो एंटिटीज होती हैं वो हमारे पास रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है, बाकी कोई भी एंटिटी नहीं है इसमें, बाकी सारे एट्रीब्यूट हैं। अब जैसे ओवल में एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास, अगर एट्रीब्यूट्स के भी हमारे पास कुछ सब एट्रीब्यूट आ रहे, तो ऐसे एट्रीब्यूट को बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे एड्रेस हो गया हमारे पास, नेम हो गया हमारे पास, इस तरह की चीजें जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट में आती हैं। जैसे यहाँ पे नेम में दिया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये दे दिए हमारे पास। मिडिल नेम का MINIT लिख रहा है इसमें, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया। और एड्रेस को नॉर्मल, इसने नॉर्मल की वो एट्रीब्यूट ही रखा, उसको कंपोजिट नहीं बनाया। एक वर्क्स ऑन है, वर्क्स ऑन में प्रोजेक्ट और आर्स नाम का है, वो भी हमारे पास क्या है? वो हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है। एक्चुअली देखो, जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, या एंटिटी, वो एक नाउन की तरह होती है, और जो वर्ब होती है ना, वो रिलेशनशिप को डिनोट करती है। लेकिन यहाँ पे दे दिया इन्होंने वर्क्स ऑन, ये रिलेशनशिप पे तो हम बना सकते थे वहां पे, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं अभी। तो अगर इसमें पूछा जाता कंपोजिट एट्रीब्यूट कितने, तो एक नेम वाला कंपोजिट है और एक वर्क्स ऑन वाला कंपोजिट है, ठीक है, क्योंकि इसके भी सब एट्रीब्यूट हैं और इसके 3 सब एट्रीब्यूट, इसके 2 सब एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड ऐसा होता है जो 2 ओवल के अंदर लिखा जाता है, तो ऐसा इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ, एक भी नहीं। क्वेश्चन में पूछा है कि मल्टी वैल्यू भी होना चाहिए और कंपोजिट भी होना चाहिए, तो ऐसा एक भी एट्रीब्यूट नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ बोलो। मल्टी वैल्यूड का एग्जांपल जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, तो मल्टीपल मोबाइल नंबर आप रख सकते हो, मल्टीपल ईमेल आईडी रख सकते हो, तो वो चीजें आप लिखने के लिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास ये दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास कमेंट्स पूछे गए हैं। एसक्यूएल में कौन से कमेंट्स हम लगा सकते हैं? तो पहले वाला आंसर आपने बताया बिल्कुल सही है कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं, 2 डैश लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे लगाने वो समझना। जो हमारे पास तीसरे वाला भी कमेंट ही होता है। इस तरह का कमेंट आप यूज करते हैं C++ में, जावा में, तो ये कमेंट यहाँ पर भी यूज होता है। ये वाला सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन, और ये वाला कमेंट जो है मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है, ठीक है। अब ये जो हैश लगा हुआ है, तो इसके थ्रू भी कमेंट लगा सकते हो आप एसक्यूएल में।
हैश जो है वो सिंगल हैश ही लगाने की जरूरत, डबल की जरूरत नहीं, ये भी सिंगल लाइन वाला कमेंट है। तो जब सिंगल से काम चल जाएगा, हैश लग गया उसके आगे, तो फिर डबल हैश लिखो, ट्रिपल लिखो, फिर तो सारे कमेंट ही है। ठीक है, अब आपको देखो मैंने कहा जैसे हैश भी सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, तो कमेंट इससे भी लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा। तो जब मैं हैश से लगा सकता हूं तो डबल हैश से भी लगा सकता हूं, ये भी बन जाए। भाई इसने कमेंट कर दिया तो आंसर हमारे पास डी भी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि डबल हैश लगाना ही मैंडेटरी है। ठीक है, इसका मतलब डबल हैश मैंडेटरी हो गया अगर हमने ये वाला आंसर लगा दिया। तो जबकि डबल हैश मैंडेटरी नहीं होता, डबल डैश मैंडेटरी है। यहाँ पे सिंगल डैश से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डबल ही लगाना, यहाँ पे सिंगल हैश लगेगा, उसके आगे तो कुछ भी लग रहा है, कमेंट ही है। ठीक है, अब ये वाला मल्टी लाइन वाला कमेंट, अब इसमें भी देखो यहाँ पर चीजें, जो ये डबल डैश वाला जो कमेंट लगता है, इसमें एक चीज हो रहा है, खाली डबल डैश लगा के आप कमेंट लगाओगे तो नहीं काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखने से लग रहा कि भाई डबल डैश के बाद स्पेस भी देना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर डबल डैश के बाद स्पेस नहीं दोगे तो वो कमेंट काम नहीं करेगा। जबकि यहाँ हैश लगाते हैं तो हैश सिंबल के बाद आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, ये डायरेक्ट हैश से ही करेगा। अगर इस वाले कमेंट को पूरी तरह समझे हम क्या है, तो डबल डैश के बाद स्पेस भी लगेगा। तो हम यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, कमेंट कैसे काम करते हैं और कैसे हम अप्लाई कहाँ कहाँ यूज करके कर सकते हैं माई एसक्यूएल में। तो मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ। चलो अब हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, जैसे हमने लिख दिया रूट। सबसे पहले हमें कोई बेसिकली यूज कर लेते हैं, मैं तो नहीं आ रहा आगे, इधर को खड़ा हो जाता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोई डेटाबेस यूज कर लेते हैं, जैसे यूज DSSB, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब इसमें 100 टेबल्स करते हैं, देख लेते हैं कौन सी टेबल है। ये टेबल है हमारे पास, मान लिया हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, मैंने ये कमांड लिखी, हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, मैं तो साइड में ही आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसमें कमेंट लगा के समझना कैसे करेंगे। पहली चीज, हमें कमेंट मान लिया हम इसके बाद में लगाना चाहते हैं, और मैंने कहा यहाँ पे हैश लगा दिया और कह दिया ये सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट ऑल डेटा। ठीक है, ऑल डेटा मतलब हम कोई क्वेरी लिख रहे हैं, उस क्वेरी का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं आगे। तो एंटर किया, हमारे पास निकल के आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल डेटा आ गया। ठीक है, हैश लगाने से काम चल गया। अब हैश की जगह अगर मैं यहाँ पे डबल डैश लगा देता हूं, स्पेस नहीं दिया मैंने, तो एंटर करेंगे हमारे पास, तो यहां पर देखो लास्ट में एक सेमीकोलन का ऑप्शन आ गया हमारे पास, कि आपको सेमीकोलन भी लगाना। डेटा तो आ गया हमारे पास क्योंकि हमने सेमीकोलन लगाया था, यहाँ पे क्वेरी टर्मिनेट होगी थी, लेकिन ये कमेंट वाला अभी भी चल रहा है हमारे पास, ये टर्मिनेट नहीं हुआ। तो अब हमने यहाँ पे देखो जैसे सेमीकोलन लगाएंगे तो एक एरर मैसेज आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहीं से एरर मैसेज आ गया आपके पास। अब इसमें एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पे, कि मैंने स्पेस भी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, स्पेस भी लगा दिया, लेकिन क्या ये टर्मिनेट हो जाएगा? जैसा हैश वाला ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है, तो ये अब स्पेस लगाने से ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। तो इसमें स्पेस लगाना पड़ेगा, जबकि हैश वाले में स्पेस नहीं लगाना पड़ता, वो डायरेक्टली चल जाता है। अब ये तो हुई बात कि हमने क्वेरी के बाद में कमेंट लगाया। अगर हमें क्वेरी के पहले लगाना हो या क्वेरी के बीच में कमेंट लगाना हो तो कैसे काम करेंगे? ठीक है, ऐसे करेंगे बेटा, जो हमारे पास मल्टी लाइन वाला कमेंट है, ये वाला कमेंट आप यूज करेंगे। अगर हमें बीच में लगाना कहीं पे, ये वाले सिंगल लाइन वाले कमेंट केवल लास्ट में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट में जो हमने डबल डैश लगा दिया वो आगे भी डैश कर दे रहा है, तो कमेंट में ही चला गया, क्योंकि शुरू में कमेंट है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा।
ठीक है, ये समझ में आई। जैसे मान लिया आपने डबल माइनस लगाया है, तो डबल माइनस कमेंट लगा दिया इसने, डबल माइनस डबल डैश, इसके बाद में जो भी लिख रहे हैं वो सारा ही कमेंट बन जा रहा। ठीक है, हैश और ये जो हम डबल डैश लगाते हैं ये केवल यूज कर रहे हैं हम सबसे लास्ट में करने के लिए। एक बार कमेंट शुरू हो गया तो पूरी लाइन कमेंट ही रहेगी, फिर आगे जो हमने ईएमपी लिखा वो कमेंट ही रहेगा, वो कमेंट टर्मिनेट नहीं होता। लेकिन टर्मिनेट अगर करना तो इस वाले से हम कर सकते हैं, मल्टी लाइन से। इसमें क्योंकि टर्मिनेट करने के लिए अपोजिट वैल्यू लिखी हुई है भाई, यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ये है और टर्मिनेट करने के लिए उल्टा है, तो इससे पता चल रहा कहां से स्टार्ट है कहां पे टर्मिनेट है। उनमें दोनों जगह एक ही है, तो वो स्टार्ट ही हो रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो लाइन के एंटर करने पे ही टर्मिनेट होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये मल्टी लाइन कमेंट में भी काम करेगा। तो जैसे मल्टी लाइन में कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ऑल डेटा, अभी मैंने इसको टर्मिनेट नहीं करा, एंटर कर दिया, तो ये अगली लाइन में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हेलो फ्रॉम एसक्यूएल। ठीक है, ये चलता जा रहा जब तक हम यहाँ पे स्टार स्लैश नहीं लगाएंगे। अब ये लगा दिया, फ्रॉम था, फ्रॉम के बाद ईएमपी हमने लगा दिया, सेमीकोलन, रिजल्ट आपका मिल गया है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेरी के लास्ट में लगाना है तो हैश से या हमारे पास डबल डैश से आप लगा सकते हैं। अगर बीच में करना है, मल्टी लाइन करना है, तो फिर हमारे पास मल्टी लाइन वाला कमेंट ही काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कहा है द डिफॉल्ट कंस्टेंट ऑफ एसक्यूएल विल। जो एसक्यूएल का डिफॉल्ट कंस्टेंट है वो क्या करता है, बताओ। यहां पर है इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू, कि नल वैल्यू ना हो किसी कॉलम में। ये कौन सा कंस्टेंट करता है ये काम, नल वैल्यू ना हो, ये होता है नॉट नल कंस्टेंट। अगर आप नॉट नल लगा देते हैं तो वो करेगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट वाला तो करेगा नहीं। फिर है बी वाले में इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन ए कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। तो सारी की कोई जो वैल्यूज है किसी भी कॉलम में वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करें। ऐसा डिफॉल्ट में होता है क्या, ऐसा भी नहीं होता। कंडीशंस तो हम क्या वैल्यू रखनी है वो कंडीशंस जो है या तो चेक कंस्टेंट से दे सकते हैं। इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन ए कॉलम आर डिफरेंट, तो ये यूनिक कंस्टेंट से होता है, ये चेक कंस्टेंट से होता है। ठीक है, फिर है प्रोवाइडेड डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो वो ऑटोमेटिक एक वैल्यू ले लेगा बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं दी है तो ये काम होता है डिफॉल्ट कंस्टेंट का। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एसोसिएशन अमंग सेवरल या डिफरेंट एंटिटीज। तो जो अलग अलग एंटिटीज हैं तो उनके बीच में अगर एसोसिएशन दिखानी, तो एसोसिएशन मतलब उनमें क्या रिलेशनशिप है, तो वो हम किसके थ्रू दिखाएंगे, रिलेशनशिप के द्वारा दिखाएंगे। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी सर्विस प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेपुडिएशन। तो ये बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वहीं पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रेपुडिएशन से रिलेटेड जो साइबर अटैक्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, कि आपकी सिक्योरिटी जो है ऐसे ही डेटा के लिए होता है कि डेटा सिक्योरिटी के लिए कौन सी सर्विस रेपुडिएशन से बचाती है। तो इसका आंसर होता है हमारे पास नॉन रेपुडिएशन। इसमें देखो डेटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल, इनका क्या मतलब है। एक्सेस कंट्रोल का तो मतलब होता है किस किस को हमें एक्सेस देना है, कौन कौन बेसिकली एक्सेसिबल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हमारे डेटा को। जैसे डेटाबेस है हमारे पास, तो डेटाबेस में कौन कौन यूजर एंटर कर सकते हैं, किसको क्या परमिशन है, तो ये हम DCL कमांड के थ्रू करते हैं, ग्रांट के थ्रू। ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि उनको जो ऑथोराइज पर्सन है वो बेसिकली
बेसिकली उनको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो वो आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेट करना कि सही है या गलत है, वो अपना पासवर्ड डालेगा तभी ऑथेंटिकेट होगा, तभी आगे जाएगा। यूजर आईडी मिलना एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है भाई, वो एक्सेस कर सकता है, उसको पासवर्ड डाला तो पासवर्ड से ऑथेंटिकेट होगा फिर आगे जाएगा, ठीक है। फिर डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है हमारे पास जो डेटा हम जाए वो एक्यूरेट डेटा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और जो भी हम डेटा लेके आ रहे हैं वो बेसिकली क्या होना चाहिए? क्लियर डेटा होना चाहिए, उसमें कोई भी हमारे पास वो नहीं होनी चाहिए कि अलग अलग आ गया, मिक्स हो गया, इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डेटा एक्यूरेसी पे रिलेटेड हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि डेटा किस तरीके से सिक्योर रखा जाएगा, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये अब हमारे पास हैं, ये क्वेरी से अलग हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शन भी हैं, जैसे डेट के फंक्शन है, और हमारे पास मैथ के फंक्शन है, उसके अलावा स्ट्रिंग के फंक्शन है। तो ये तीन जो है, तीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट वाले फंक्शन जो स्ट्रिंग पे लगते हैं, मैथ के फंक्शन, डेट एंड टाइम के फंक्शन। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आते ही रहते हैं हर बार पेपर में, एक दो क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पर जैसे केवीएस का पेपर देते हैं, या अभी जो सिलेबस इन्होंने निकाला एनडीएमसी में, उसमें ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन की बात करें, ये जो फंक्शन दिए गए हैं ऑप्शन में, गेट डेट, कास्ट टाइम, गेट टाइम, कास्ट डेट, वैसे माई एसक्यूएल में इनमें से कोई सा भी फंक्शन नहीं होता। ये फंक्शन एसक्यूएल सर्वर में काम करते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं माई एसक्यूएल में इनकी जगह हम क्या यूज करेंगे, एक बार समझ लेंगे इनको। क्वेश्चन कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा फंक्शन, ये डेट फंक्शन होगा, डेटा लिखा गया डेट फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न द करंट डेटाबेस सिस्टम टाइम स्टैम्प एज ए डेट टाइम वैल्यू विदाउट द डेटाबेस टाइम जोन ऑफसेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझो। देखो जब हम डेट निकालते हैं कि हमारे पास क्या डेट है, अभी हमें डेट करनी, तो दो तरीके से हमारे पास डेट आती है, एक तो सर्वर की डेट और एक क्लाइंट की डेट, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब क्लाइंट जो है, या जब हम क्वेरी लिख के एंटर करी, यानी क्वेरी को पास करा गया है क्लाइंट मशीन से, तो उस टाइम पे एक डेट होती है। एक क्वेरी जब एग्जीक्यूट हुई, यानी जब ट्रिगर हुई वो, और जब ट्रिगर का एग्जीक्यूशन हुआ वो वाली डेट, दो अलग अलग डेट होती है। तो एग्जीक्यूशन कहाँ होगा? सर्वर पे। सर्वर मतलब जहां पे आपका डीबीएमएस इंस्टॉल है, चाहे वो आपके सिस्टम पे ही है। अगर लोकली कर रखा है तो दोनों डेट सेम ही आएंगी। अगर हमारे पास जो है क्लाइंट अलग है, सर्वर अलग है, तो जहां से ट्रिगर हुआ वो क्लाइंट की डेट होगी, जहां पे हमारे पास एग्जीक्यूट होगा वो सर्वर की डेट हो जाएगी। अब इसने कहा कि हमें बताना करंट डेटाबेस सिस्टम की, ठीक है, डेट टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग, जिसमें डेट और टाइम भी हो, विदाउट डेटाबेस टाइम जोन ऑफसेट, ठीक है। तो टाइम जोन नहीं आना चाहिए, कौन से आईएसटी में यूज कर रहे हैं, प्लस वो बता देते हैं टाइम के ग्रीनविच जीएमटी वगैरह पे हम यूज कर रहे हैं, वो उससे मतलब नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास, गेट डेट नाम का फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। डेट के कौन कौन से फंक्शन होंगे? डेट के फंक्शन भी, अगर आपको केवल फंक्शन चलाने हैं तो कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक डेटाबेस बना लो, डेटाबेस में एंटर कर लो और क्वेरी चला सकते हो, ठीक है। आपको अलग से कोई डेटाबेस बनाने की जरूरत, वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक डेट का फंक्शन है हमारे पास, जो भी लिखेंगे सेलेक्ट करेंगे और फिर फंक्शन का नाम लिख के सेमीकोलन लगा देंगे, चल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे गेट डेट लिखूंगा तो ये वाला फंक्शन हमारे पास नहीं चलेगा, ये कहेगा कि ये वाला फंक्शन माईएसक्यूएल में नहीं होता। गेट डेट को कर दिया तो कह दिया फंक्शन गेट डेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसकी जगह यहाँ पे माईएसक्यूएल में क्या फंक्शन यूज करेंगे वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। एक होता है हमारे पास सिस डेट,
ठीक है, इसमें क्या यूज करते हैं हम, सिस डेट यानी सिस्टम की डेट। ठीक है, सेमीकोलन लगाया तो हमारे पास इसने क्या दे दिया, डेट और टाइम। अभी जो है 21 मई 2024 है, 9:23:25 हुए हैं। जो डेट का फॉर्मेट है, 4 लेटर में पहले 4 डिजिट का ईयर आएगा, फिर हमारे पास डेट आएगी और मंथ आएगा, लास्ट में डेट आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नहीं आ रही है, दूसरी वाली आ रही है। कौन से वाली आ रही, अच्छा माई स्कूल। देखो मैंने यहाँ पे भी बताया, एक सेलेक्ट गेट डेट जब हमने किया तो गेट डेट वाला फंक्शन नहीं चला हमारे पास। ठीक है, वो इसमें नहीं होता, हमने इसकी जगह क्या यूज किया, सिस डेट का फंक्शन यूज किया। तो सिस डेट से हमारे पास सिस्टम की डेट बताई है। ठीक है, ये डेट है और ये टाइम है। डेट का फॉर्मेट क्या है, वाई 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 डैश mm डैश, ये हमारे पास dd हो गया। और फिर यहाँ पे हमारे पास HH mm और SS के फॉर्मेट होते हैं, यानी आवर्स मिनट और सेकंड। ठीक है, जैसे ही अभी मैं दोबारा से अगर करूंगा तो हमारे पास टाइम अपडेट हो गया, अब 9:24:54 होगी। ठीक है, अब जैसे गेट डेट तो इसके अंदर है नहीं, हमने सिस डेट लगाया। सिस डेट की जगह और क्या हम यूज कर सकते हैं, जैसे कंपैरिजन हमसे पूछ लिया जाता है। एक होता है यहाँ पे कर डेट, कर डेट का मतलब करंट डेट, तो इसमें करेंगे तो केवल डेट ही आएगी, टाइम नहीं आएगा। ठीक है, तो सिस डेट में डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं, कर डेट में केवल डेट आ रही है। एक कर डेट के साथ हम करंट डेट भी लिख सकते हैं, तो सेम ही है, कर डेट लिखो या करंट डेट लिखो, करंट डेट भी सेम आउटपुट देगी जो कर डेट दे रही, इसमें भी केवल डेट ही आएगी। ठीक है, ये दोनों कॉमन फंक्शन है, कर डेट और करंट डेट माई एसक्यूएल के। ठीक है, अच्छा अब जैसे सिस डेट है, सिस डेट की जगह एक दूसरा हम यूज करते हैं नव नाम का फंक्शन, NOW। ये नव जो फंक्शन होता है ये डेट और टाइम दोनों देता है ये भी। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला फंक्शन भी डेट और टाइम दे रहा था, सिस डेट भी, और ये वाला भी हमारे पास डेट टाइम दोनों देता है। अच्छा, एक आता है हमारे पास यहाँ पे डेट के लिए, डेट टाइम के लिए सेलेक्ट टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये हमने लगाया यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प लगा, हाँ करंट टाइम स्टैम्प। तो ये करंट टाइम स्टैम्प हम लगाते हैं तो इसमें भी हमारे पास डेट और टाइम ये आ गई। ठीक है, तो जो वहां पे गेट डेट लिखा हुआ, गेट डेट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सिस डेट यूज कर सकते हैं। सिस्टम की डेट है, नव हमारे सिस्टम की डेट बताता है। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट टाइम स्टैम्प है ये हमारे पास ये भी सर्वर के अकॉर्डिंग बताता है। और क्या हो सकता है हमारे पास, हमें अगर देखो टाइम और डेट दोनों देखनी, तो हमारे पास फंक्शन हो गया एक सिस डेट का, एक हो गया नव का, एक हो गया करंट टाइम स्टैम्प का। अगर टाइम देखना तो कर डेट और करंट डेट के फंक्शन हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट फंक्शन है, अगर हमें टाइम ही देखना, केवल डेट नहीं देखनी, तो हम यहाँ पे करंट टाइम लगा देंगे बस। यहाँ पे हमने करंट टाइम लगा दिया तो अब डेट नहीं आएगी। जैसे हमारे पास डेट वाले से जो हम कर डेट लिख रहे हैं तो करंट डेट से केवल क्या आ रही थी हमारे पास डेट, ऐसे करंट टाइम से केवल टाइम निकल के आ रहा। तो जैसे कर डेट का था हमारे पास कर डेट या करंट डेट, ऐसे ही इसका है टाइम का कि कर टाइम लिख दो या करंट टाइम लिख दो। ठीक है, तो दोनों हो गया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं पहला फंक्शन क्या बताया, अगर हमारे पास डेट और टाइम दोनों हमें देखने तो वहां उसके लिए हम सिस डेट वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन हमने बताया यहाँ पे कि आप नव नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो। तीसरा हमारे पास है कि करंट टाइम स्टैम्प वाला फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। क्लियर आ रहा होगा। तो सिस्टम डेट, नव, करंट टाइम स्टैम्प ये आ रहे। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर में मैंने कहा कि अगर हमें केवल डेट देखनी तो हम यहाँ पे यूज कर रहे कर डेट। ठीक है, पांचवा नंबर हमारे पास हो गया हम करंट डेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक बताया आपको अगर टाइम ही देखना तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कर टाइम। कर टाइम में स्पेस नहीं देंगे।
ना अंडरस्कोर, एक साथ कर टाइम, एक ही CUR लिखेंगे, और एक हो गया हमारे पास करंट टाइम। ठीक है, ये वाले हमारे पास टाइम के लिए हैं, ये डेट के लिए हैं, ये डेट और टाइम दोनों के लिए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे हमें जो डेट है, डेट पे अलग अलग चीजें देखनी कि हमारे पास कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, ठीक है, वो सारी चीजें भी हम देख सकते हैं, कौन सा दिन है, कौन सा वीक है, ठीक है, डेट के कोई डिफरेंस देखने हैं, वो सारी चीजें वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। अभी देखो, अब हमारे पास यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाते हैं, सेलेक्ट डेट डिफ नाम का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, डेट डिफ का मतलब होता है दो डेट के बीच में डिफरेंस। यहाँ पर हमारे पास जो डेट है वो दो डेट देंगे, एक D1 और एक D2। तो D1 में से D2 माइनस करी जाएगी, कितने दिन का उनमें डिफरेंस है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो भी डेट फंक्शन यहाँ के अंदर पैरामीटर पास होंगे, आप देख सकते हैं इनमें किसी में भी हमने कोई पैरामीटर नहीं पास किए। अब जो फंक्शन है हमारे पास उसमें पैरामीटर की जो, तो डेट हमेशा कोट में लिखी जाएगी। डेट हो गया या टेक्स्ट हो गया, ये दोनों कोट में लिखे जाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू बिना कोट के आती है। ठीक है, एसक्यूएल में तो मैंने जैसे आज की डेट लिख दी 2024/5/21, ये होगी हमारे पास कौन सी, करंट डेट, आज की D1। अब D2 में लिख देता हूं मैं 2024/5/10 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यानी ये 10 मई वाली लिख दी, एंटर करा, 11 दिन का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता कि यहाँ पे लिख देता 25, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ जाता, D1 में से D2 जाती है, पहले वाली D1 डेट 1 है, दूसरे वाली डेट 2 है। तो जो पहली डेट है और दूसरी डेट है, उन दोनों डेट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है ये हमारे पास ये बता रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए तो ये वाली डेट लेटेस्ट डेट होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाली अर्लीस्ट डेट होनी चाहिए हमारे पास। इसके बाद एक होता है हमारे पास यहाँ पे, अगर हमें डेट निकालनी केवल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये कर दिया, इसका आउटपुट क्या आएगा कौन बताएगा। अगर डेट फंक्शन लगाया, जो लिखा हुआ ब्रैकेट में वो सारा का सारा आएगा। ठीक है, 2024/5/21। तो मतलब फर्क क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इसका, डेट वाला, डेट हमारे पास 21 नहीं है, डेट है 21 मई 2024, तो पूरी की पूरी डेट है। 21 तो क्या है, उस डेट का दिन माना जाएगा, यहाँ पे डे फंक्शन से निकलेगा। देखो इसका मतलब क्या है, अगर आप टाइम भी लिख देते हैं कि 21:25 तो डेट और टाइम में से डेट निकाल के देगा, ये निकाल दिया। जैसे मैं एक यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन लगा लेता हूँ, मान लिया मैंने डेट के अंदर 9 लिख दिया कि आज जो डेट 9 क्या देता है, डेट और टाइम दोनों देता है, तो उसमें से क्या निकाल के देगा, केवल डेट निकाल के दे दी इसने। ठीक है, सिस डेट हो, करंट टाइम स्टैम्प हो, 9 हो, वो अगर पैरामीटर में उनमें से डेट निकालनी तो डेट फंक्शन का यूज करेंगे। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया डे नाम का फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे नव नाम का फंक्शन लगा दिया, तो आज कौन सी डेट है वो हमें पता करनी, तो अब ये केवल 21 बताएगा। ठीक है, पूरा वो नहीं बताएगा, डे मतलब 21, और अगर यहाँ पे मंथ कर दिया तो आज कौन सा मंथ है, मंथ है 5वां, और ईयर कर दिया तो ईयर कौन सा है, ईयर है भाई यहाँ पे हमारे पास 2024। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझको निकालना है कि भाई कितने बज रहे हैं आवर्स में, तो 21 बज रहे यानी 9 बज रहे हैं। अगर कितनी मिनट हो रही हैं, 9 बज के तो मिनट वाला फंक्शन लगाएंगे, 34 मिनट हो गई। कितने सेकंड हो रहे हैं, तो ये सेकंड, मतलब किसी भी टाइम, डेट टाइम में से आप अलग अलग चीजें निकालनी है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग यूज भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, ऐसे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक फंक्शन हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने ये पता चल गया एक एक चीज निकल जाती है यहाँ पे। अगर हम यहाँ कहते हैं कि वीक, ठीक है, हम निकालते हैं वीक,
तो वीक में हमें क्या बताएगा, 20वां। इस महीने साल का कौन सा वीक चल रहा है, साल में कितने वीक होते हैं, 52। लेकिन इसके अंदर जो है 1 से लेकर 53 तक आंसर आ सकते हैं, 53 भी आ सकते हैं। देखो जब भी वीक निकालेंगे तो वीक के अंदर ये जो वीक मानता है बेसिकली, ये उस हफ्ते को अगर मान लिया मंडे से शुरू हो रहा तो मंडे से मान लेता है कि मंडे से वीक शुरू हो गया। या जैसे जनवरी में हम बात करते हैं तो जनवरी में क्या आ रहा, कोई भी जब मंडे से हम वीक को लेकर चल रहे हैं कि मंडे पहला दिन ले लिया वीक का, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि 1 जनवरी को सैटरडे होता, तो एक अगर एक्चुअली में देखें सैटरडे वीक में आ जाता है, लेकिन मंडे सैटरडे संडे फिर मंडे से अगला वीक चल जाएगा भाई, तो वो सैटरडे संडे को वीक में काउंट नहीं करेगा ये। अगर 1 जनवरी को मान लिया हमारे पास फ्राइडे है तो फिर ये फ्राइडे भी वीक माना जाएगा। अगर किसी वीक के 3 दिन आ रहे कम से कम 3, तो उसको पूरा वीक मान लेगा, चाहे वो शुरू में हो चाहे लास्ट में। यानी अगर 1 जनवरी में फ्राइडे, तो फ्राइडे सैटरडे और संडे ये पूरा एक वीक हो गया। फिर मंडे से 4 तारीख से नया वीक नंबर 2 शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर दिसंबर में जाएंगे तो दिसंबर में अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी 31 दिसंबर वेडनेसडे का बन रहा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भी वीक ले लेगा। तो इस तरीके से 53 वीक हो सकते हैं। तो जो वीक वाला जो फंक्शन है इसका आंसर 1 से 53 तक आ सकता है। वैसे एक्चुअली में देखें अगर पूरे दिन को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 के हिसाब से तो 52 ही बनेंगे, कंप्लीट 52 ही होते हैं, ठीक है। अब और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं। अगर हमने जैसे अभी देखा था डे वाला फंक्शन लगाया था उसमें हमें 21 निकल गया था, लेकिन आज कौन सा दिन है, आज ट्यूसडे है वो हमें देखना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डे नेम लगा देंगे तो ट्यूसडे आ जाएगा। आज डे कौन सा है, ट्यूसडे। अच्छा आज डे ऑफ मंथ लगा देते हैं यहाँ पे डे ऑफ मंथ। तो डे ऑफ मंथ कितना, 21। तो डे ऑफ मंथ लगा दो या खाली डे लगा दो, दोनों से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, सेम आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है भाई। जो डे लगा रहे डे से भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा और डे ऑफ मंथ से भी हमारे पास सेम ही आंसर आ रहा। तो ये कोई हम कुछ हमारे पास फंक्शन है। अब देखो जैसे अगर मैं कहूं कि मान लिया 2 डेट है हमारे पास या 1 डेट है, डेट में आप 10 दिन पहले बताओ कौन सी डेट थी आज से, ठीक है, या 10 घंटे पहले का डेट टाइम बताओ। इस तरह की अगर चीजें हमें लेके आनी है, ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, डेट में सब्ट्रैक्शन करना, तो वो देखेंगे डेट सब के बारे में, एडिशन करना, डेट ऐड होती है हमारे पास। तो यहाँ पे फंक्शन हम लगाएंगे एक सब डेट का, सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे सब डेट। अब ये सब डेट फंक्शन कैसे काम करता है, तो इसमें पहले आप डेट लिखेंगे एक और उस डेट में फिर इंटरवल पास करेंगे आपको कैसे कैसे करना है। तो जैसे भाई हमने यहाँ पे एक डेट लिख दी, आज की डेट लिख दी 2024 में कौन सा 5वां महीना और 21 तारीख है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, डेट होगी। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस डेट को। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल कर दिया मैंने, जैसे 10 मंथ का कर दिया मान लिया, ठीक है, 10 मंथ कर दिया, जो भी इंटरवल की यूनिट आपको देनी, एंटर करते हैं सेमीकोलन लगा के। तो क्या अच्छा यहाँ कॉमन ही आया, ये आ गया। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे 2024 5/21 ये लिखी आज की, फिर हमने इंटरवल किया 10 महीने का, तो इसने सब्ट्रैक्ट कर दी आज की डेट से 10 महीने पहले क्या डेट थी, 21 जुलाई 2023 थी, वो यहाँ पे दे दिया।
अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 10 मंथ की जगह कर देता हूं 10 दिन पहले, बताओ, तो 10 डेज कर दिया हमने यहाँ पे। 10 डेज पहले क्या थी, 11 मई थी। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास यहाँ पे जो है डेट हम अलग अलग निकाल सकते हैं, मतलब डेट से डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने दिन का, कितने महीने का, मिनट का, जो भी आपको यहाँ पे लिखनी, मतलब पहले डेट लिखेंगे, फिर कोमा लगा के इंटरवल, फिर कितनी वैल्यू देनी, वैल्यू देके उसका जो भी यूनिट, डेट, मिनट, डे लिखना, मिनट लिखना, घंटे लिखने, मंथ लिखने, ईयर लिखने, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये डेट से रिलेटेड कुछ फंक्शन थे हमारे पास। अब हम समझते हैं आगे, नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था क्लियर हो गया ना, अब आ रही है स्क्रीन सही है। 82 पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फंक्शन इज करेक्ट फॉर डेट डिफ। डेट डिफ वाला भी करवाया था आपको, डेट डिफ के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है इसमें से। पहला कहा है कि द फंक्शन रिपोर्ट्स डिफरेंस बिटवीन द आर्ग्यूमेंट स्टार्ट डेट और एंड डेट। यानी जो आप डेट डिफ लिख रहे हैं, डेट डिफ में एक स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट मान लिया D1 है, ये स्टार्ट डेट SD, और एक एंड डेट ED है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही बताता है वो, SD माइनस ED बताएगा हमारे पास क्या आएगा। तो ये हमारे पास सही है स्टेटमेंट। अच्छा, दूसरे वाला, इन दिस डेट पार्ट आर्ग्यूमेंट या वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड इन ए वेरिएबल। बताओ, ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऐसे जैसे 2021, 5 और 21, ये लिख दिया 2024। तो क्या इसको एज ए वेरिएबल भी हम लिख सकते हैं? हाँ भाई, या यही लिखनी पड़ेगी वैल्यू? वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी, वेरिएबल नहीं लिख सकते। यहाँ पे SD या ED जो भी लिखा हुआ है आपके पास, SD और ED में हमारे पास क्या होगा, कोई वेरिएबल नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू ही हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मतलब आप ऐसा नहीं कि किसी वेरिएबल में डाल दिया और वहां पे हमने SD इक्वल टू ये कर दिया और फिर यहाँ पे SD लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू ही लिखनी पड़ती है, स्टार्ट डेट की भी, एंड डेट की भी। तो पहले वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 83 वाले में। बताओ, इसका ये है इंडेक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा है ए इंडेक्स इज एन ऑर्डर्ड फाइल हुज रिकॉर्ड आर ऑफ फिक्स्ड लेंथ विद 2 फील्ड्स। ठीक है, प्राइमरी की एंड पॉइंटर टू ए डिस्क ब्लॉक। क्या आंसर होना चाहिए भाई? इसने कहा एक सेकेंडरी नहीं हो सकती। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राइमरी की और यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर। एक टेबल बनी हुई है इस तरह से, इंडेक्स टेबल। इंडेक्स टेबल चाहे प्राइमरी इंडेक्सिंग करो, चाहे क्लस्टर करो या सेकेंडरी करो, सब में 2 ही कॉलम होते हैं। एक हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर का होता है और दूसरा जिसके बेसिस पे हमें सर्चिंग करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे पहली चीज ये दे दी कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डर्ड है। तो ऑर्डर्ड वाली हमारे पास प्राइमरी होती है कि सेकेंडरी नहीं होती है, ये लगी हुई है। आपने ये कह दिया, क्या क्लस्टर में ऑर्डर हो सकता है? क्लस्टर में ग्रुपिंग होती है ना। देखो, सबसे मेन चीज हमें यहाँ पे ऐसे भी पहचान सकते हैं कि प्राइमरी की दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइमरी की जो है वो हमारे पास प्राइमरी इंडेक्सिंग जब हम करते हैं तो पीके यूज करते हैं। फिर पीके ऑर्डर्ड में होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, सॉर्टेड होनी चाहिए और प्राइमरी, क्योंकि जो हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्सिंग होती है तो वो हम नॉन की पे लगाते हैं, तभी हम उसका यूज करते हैं जब नॉन की एट्रीब्यूट हो हमारे पास। भाई हम ब्लॉक ना बना रहे हो, सारे के सारे हमें लेके आ जाने पड़ते हैं वहां पे। तो जब हमारे पास प्राइमरी और ऑर्डर्ड बनता है तो वो क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है।
ठीक है। क्लस्टर जब हम करते हैं तो क्लस्टर में भी हमारे पास एक ग्रुप बाई लगते हैं तभी काम करते हैं, वो मल्टीपल होते हैं वहां पर। अच्छा 84 पे आते हैं। इसमें कहा कौन सी नॉर्मल फॉर्म ऐसी है जो डिसअलाउ करती है रिलेशन को विद इन रिलेशन टू रिलेशन एज ए एट्रीब्यूट वैल्यू विद इन टपल। बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा डिसअलाउ रिलेशंस विद इन रिलेशन और रिलेशन एज एट्रीब्यूट वैल्यू विद इन टपल। ऐसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है। ये कह रहा कि रिलेशन के अंदर रिलेशन, ठीक है, मतलब एक फोर एन एफ। अच्छा अभी ये समझो यहाँ पे क्या कहा इसने, पहले रिलेशन के अंदर रिलेशन, फिर कहा रिलेशन एज एट्रीब्यूट वैल्यू विद इन टपल। यानी जैसे एक आईडी बनी हुई है, एक कोर्स बना हुआ है, तो आईडी 1 इस कोर्स में भी यहाँ पे भी एक टेबल बना दी, इसके अंदर भी। जैसे यहाँ पे मान लिया हमने लिख दिया कोर्स है डीबीएमएस या डीएसओएस नेटवर्क, ये लिख दिए, ठीक है। तो अगर किसी एट्रीब्यूट के अंदर भी एक रिलेशन बन गया, यानी उसमें मल्टीपल वैल्यू, ऐसा आप एसक्यूएल हाँ 1NF में आ जाएगा, ऐसा आप उसमें कर सकते हैं एमएस एक्सिस में। एमएस एक्सिस में ऐसा अलाउ होता है कि एक कॉलम में एक पूरी टेबल ही ले आते हैं दूसरे को, तो वो बना सकते हैं। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस जो एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल, उसमें ये अलाउ नहीं होता, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही नहीं होगी। ये एक तरह से मल्टीपल वैल्यूज होगी, ऑटोमिक वैल्यू को डिसअलाउ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या हो जाएगा 1NF इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा बेटा हमारे पास एक कॉलम है, एक कॉलम में हमने मल्टीपल वैल्यूज लिखी। समझ में नहीं आ पा रहा, कल भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा इस क्वेश्चन का चलो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे, किसके बारे में बात करें। भी समझा दीजिएगा बेटा सारी एनएफ समझने के लिए तो अभी फिर हमें 4 क्लास लगेंगी, ठीक है। एन नॉर्मल फॉर्म की शॉर्ट में हेडिंग हाँ शॉर्ट में अब वो बता देते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये स्क्रीन आ रही है ना, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक डेटाबेस बन गया। अब यहाँ पर डेटाबेस में हम डिजाइन व्यू में जाते हैं, टेबल का नाम रख लिया जैसे हमने EMP, ओके करेंगे। एक आईडी होगी, आईडी हमने ऑटो नंबर ले ली यहाँ पे कि एक वैल्यू इसमें यहाँ पे रख सकते हैं हम। फिर हमने यहाँ पे ले लिया, मान लिया एज ले लिया, ऑटो नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही आ जाएगा। एज को हमने यहाँ पे नंबर में ले लिया, यहाँ पे हमने सिटी ले ली और सिटी को हम टेक्स्ट कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से सेव करा और वापस डेटा शीट में गए, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं वैल्यू 21 दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने 25 नोएडा। ये हमने 2 रो बना दी। अब एक नई टेबल और क्रिएट करते हैं, क्रिएट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर टेबल का वापस से हम डिजाइन व्यू खोलते हैं। इस टेबल का नाम हमने लिख दिया, मान लिया स्टूडेंट, ठीक है, ओके करा। इसमें SID नाम का कॉलम बना दिया पहला, ठीक है। इसमें यहाँ पे डिटेल्स नाम का बना दिया। एक यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास देखो ऑप्शन जो ये दिए हुए हैं, इसमें से हम एक लेते हैं लुकअप विजार्ड, इस वाले में जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो EMP वाली टेबल यहाँ पे सेलेक्ट कर ली कि उस टेबल को ही यहाँ पे ले आए। उस टेबल से आईडी, एज और सिटी उठा लिया, जो भी आपको उठानी वो हम उठा सकते हैं। आईडी नहीं उठानी तो एज सिटी लेनी, एज सिटी ले ली, जो भी लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए हमने आईडी के, ठीक है। तो नेक्स्ट करा हमने यहाँ से और फिनिश कर दिया, ये डिटेल बन गई हमारे पास, ठीक है। इसको सेव कर दिया। वापिस हम यहाँ पे अब आते हैं डेट में। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू कैसे आएंगी, ये आ गई 21 दिल्ली, ठीक है, आ गई यहाँ पे।
दूसरे में जाएंगे, ये उसमें हमने जो वैल्यू लिखी हुई थी वो यहाँ पर हमारे पास फैच होती आ रही है। ठीक है, तो एक ही उसमें कॉलम में हमारे पास मल्टीपल वैल्यू आ गई, दूसरी टेबल हमने क्या कर दी, इस टेबल के अंदर ले आए। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर एक कॉलम के अंदर ही दूसरी टेबल से डेटा मल्टीपल वैल्यूज उठानी है तो हम इस तरीके से यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पे तो इसको ही बोला उसने कि ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन जो था, देखो क्वेश्चन यहाँ पे हम समझते हैं, क्वेश्चन में यही कहा है कि नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जो डिसअलाउ करती है रिलेशन विद इन रिलेशन। ये स्टूडेंट नाम की क्या है, एक टेबल है, ये भी तो रिलेशन है। स्टूडेंट नाम की जो टेबल बनी वो भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन के अंदर जो एम्प्लॉय नाम की टेबल हम डाल रहे वो भी रिलेशन। तो रिलेशन के अंदर रिलेशन नहीं होना चाहिए, या रिलेशन का जो एट्रीब्यूट है, जैसे स्टूडेंट का एट्रीब्यूट डिटेल बनाया था, उसमें वैल्यूज विद इन टपल, वो एट्रीब्यूट के अंदर जो है जो वैल्यूज है टपल की या एट्रीब्यूट की, तो वो रिलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही बात है, इसका रिलेशन विद इन रिलेशन या किसी कॉलम के अंदर कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को क्या बोला हमने, यहाँ पे बोला है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पर ये आ गया। समझ आ गया इसका कॉन्सेप्ट क्या था। अब आप कह रहे थे नॉर्मल फॉर्म का, नॉर्मल फॉर्म जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, इसका मतलब इसमें बेसिक ये है कि कॉलम के नाम यूनिक होने चाहिए, यूनिक कॉलम नेम। आप कॉलम के नाम मल्टीपल कॉलम के सेम नाम नहीं रख सकते। दूसरा क्या कहा जाता है इसके अंदर कि हमारे पास एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट। एटॉमिक वैल्यूज का मतलब यही है कि एक कॉलम में एक चीज की एक ही वैल्यू हो। ठीक है, एक फील्ड की एक ही वैल्यू हो, जैसे यही वाली चीज है, ये एटॉमिक वैल्यू नहीं कर रही है, यहाँ पे एक ही चीज की मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे आप बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एज लिख दी, तो एज में 25 भी लिख दिया, 27 भी लिख दिया एक ही सेल के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो 25 होगी या 27 होगी। तो यूनिक कॉलम के नाम और एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, कि जो भी हमारे पास डिपेंडेंसी दी हुई है उनमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली नॉर्मल फॉर्म हम तभी चेक कर पाते हैं जब हमारे पास कुछ डिपेंडेंसी दी हुई हो, रिलेशन दिया हो, तब हम चेक कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। तो ये डिपेंडेंसीज के बारे में आपको पढ़ाया था कैसे होती है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कहती है हमारे पास नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। और एक फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होती है वो कहती है नो जॉइंट डिपेंडेंसी, कि जो हमारे पास टेबल्स है उनके बीच में क्या होना चाहिए, जॉइंट डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास मेन चीज इनमें यही है। अगर थ्योरेटिकल देखें, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करो, चेक करके बतानी। पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, अगर अल्फा टू बीटा हमारे पास दिया हुआ, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और ये प्राइम बट नॉट की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऐसी पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। तो इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अल्फा टू बीटा, ये भी नॉन प्राइम, ये भी नॉन प्राइम। तो अगर इस तरह की कंडीशन बन रही तो ये होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फिर एक होती है हमारे पास BCNF भी होती है। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बीच में BCNF नॉर्मल फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं 3.5 NF। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर अल्फा टू बीटा डिपेंडेंसी है तो यहाँ पे हमारे पास चाहे प्राइम एट्रीब्यूट हो या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास की है तो सही है, अगर की नहीं है, ठीक है, की के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो हमारे पास यहाँ पे प्राइम हो या नॉन प्राइम हो, यहाँ पे प्राइम होना चाहिए। इधर यहाँ पे हमारे पास की है तो सही है, की के अलावा प्राइम या नॉन प्राइम कुछ भी आ जाएगा तो नहीं काम करेगी। तो ये हमारे पास क्या होती है,
बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होता है, इनके बेसिस पे हम चेक करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला 85 वाला। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैथ फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्पेसिफाइड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू हमें बतानी है। जैसे मान लिया यहाँ पे एक फंक्शन होता है सीलिंग नाम का। इस सीलिंग नाम के फंक्शन में क्या होता है, अगर हमने कोई वैल्यू लिख दिया 27.8 लिख दिया तो ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, मतलब 28 ले जाएगा, इंटीजर पे ले जाएगा। ये राउंड ऑफ करता है किस तरीके से, राउंड अप की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन किस पे करेगा, जो भी इसके जस्ट ऊपर वाला इंटीजर होगा। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट में दी तो उससे अगले वाला इंटीजर रिटर्न करके दे देता है। अब इसने यहाँ पे ग्रेटर देन की बात करी, इससे हो गया, इससे बड़ा इंटीजर कौन सा है, नेक्स्ट बड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात हुई, यानी 29 भी बड़ा है, लेकिन 29 नहीं, बिल्कुल उसके जस्ट अगले वाला स्मॉलेस्ट। अब इसने ये भी कहा इक्वल टू किस केस में हो सकता था, अगर मैं यहाँ 28 ही लिखता तो 28 ही आंसर आता, वो तो खुद ही इंटीजर, उसमें कुछ नहीं करना। तो सीलिंग होता है फंक्शन जो ऊपर की तरफ लेके जाता है, और एक फ्लोर होता है ये वाला, ये नीचे की तरफ लेके आता है। फ्लोर में इसका आंसर 27 आ जाता है, सीलिंग में 28 आ रहा है। ठीक है, फ्लोर में इसका भी 28 आता, सीलिंग में भी 28, अगर कोई न्यूमेरिकल उसमें बराबर ही है। हमारे पास राउंड फंक्शन है, उसमें हमें बताना पड़ता है कितनी डिजिट पे राउंड करना है। ये तो हमारे पास न्यूमेरिक पे ही राउंड करता है, इसमें हमें बताना कि आपको राउंड कितनी डिजिट में, एक डिजिट पे राउंड करना, 2 में, 3 में, कितने पे करना, प्लस में, माइनस में। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। ठीक है, तो उसमें साइन हटा देता है। हाँ जी बोलो। सर अगर हम सीलिंग में 2.5 रखते हैं, हाँ 25.5, तो वो 26 देगा। 26 देगा, ऊपर वाली ही वैल्यू देगा। ठीक है, सीलिंग हमेशा ऊपर वाली ही वैल्यू राउंड अप ही करेगा, लेकिन राउंड अप और सीलिंग में यूज करेंगे क्या, उसमें 25, अगर फ्लोर फंक्शन यूज करेंगे और 25.5 रखेंगे तो वो 24 दे देगा। वो 25 दे देगा, 25.5 रखने पे 25। ठीक है, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, ये 3 राउंड के होते हैं। इनमें हम ये बता सकते हैं कि कितने डिजिट पे राउंड करना है हमें। ठीक है, जबकि फ्लोर और सीलिंग जो है वो इंटीजर पे ही राउंड करते हैं। अगर मैं कहता हूं सेलेक्ट राउंड, राउंड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन राउंड से रिलेटेड आ जाते हैं। राउंड में मैंने कहा कि 2584 ये लिखा और सेमीकोलन लगा दिया, क्या आंसर आएगा बेटा? एक गिलास पानी लेके आओ। अरे बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया? 2584 2 सेम ही आंसर आएगा, इसमें कोई डिजिट तो करी नहीं हमने। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम कितनी डिजिट तक करना वो कोमा लगा कर बता सकते हैं कि मुझको इसको राउंड करना 2 डिजिट तक, तो क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई है ही नहीं। 2 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कितने भी लिखो। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो राउंड करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। लेकिन अब ये अगर 2 को मैं -2 कर दूंगा तो क्या होगा, फिर कितना आंसर आएगा? देखो यहाँ पे अगर आप माइनस कर दोगे तो माइनस का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ राउंड करना। ठीक है, और जब हम करते हैं प्लस में राउंड डिजिट देते हैं तो वो डेसिमल के राइट साइड की बताता है। तो मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25, क्या चल गया ये कैसे चल गया? ये लिखा बेटा हमने 2584 लिखा हुआ और इसको राउंड किया -2। तो देखो इसको ऐसे समझो, 2584 पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, मान लिया ये 0.00।
ठीक है, तो ये जो दशमलव है, दशमलव से लेफ्ट साइड की तरफ राउंड करना, इसका मतलब है इतनी डिजिट को आपको, 2 डिजिट को 0 कर देना। तो इन 2 डिजिट को 0 कर दिया हमने, ठीक है। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उससे पहले वाली जो डिजिट है उसको 1 बढ़ा देते हैं, तो ये 6 कर दिया, तो ये बन जाएगा 2600। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो अब हमारे पास 2600 बन गया। अब अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास होती इस तरीके से कि अगर मैं कहता ये 2550 है, तो क्या आंसर आता? 2500 या 2600? ठीक है, अगर देखो यहां पर मैं कहता हूं -3 कर देता हूं, -3 करना, तो 2584 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2584 को -3 करना, तो यानी 3 को 0 करना है, ठीक है। अब ये वाली क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे -3 करने पे 3000, ठीक है। तो माइनस में ऐसे काम करता है। अब प्लस में देखते हैं, अगर मैं लिखता हूं 2584.6892 ऐसे, कोमा प्लस के 2 है, अब इस बार हम लगाते हैं 2 केवल। तो इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद 2 डिजिट रखनी है, राइट साइड में काम करेगा। ये कहेगा 2 डिजिट रखो, उसके बाद 0 करो, इनको 0 करो। अब जो ये वाला 0 करा, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको 1 बढ़ाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 69, तो आंसर हो गया 258469, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे इसमें क्वेश्चन लिखा हमने 2584.6892 और यहाँ पे प्लस के 2 कर दिया, तो हमारे पास आ गया 258469। इसी क्वेश्चन में अगर हमने यहाँ पे -2 कर दिया तो वही हो जाएगा हमारे पास 2600, ठीक है। क्योंकि इसके अगर यहाँ पे -2 करने पे इनको 0 करा, ये 26 हो गया। जब ये 0 हो गया तो इसके बाद वाले भी सब 0 ही होंगे, यानी यहां से आगे तक सब 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, 2600। माइनस करने पे पॉइंट के लेफ्ट साइड में करता है, प्लस का करने पे पॉइंट के राइट साइड में करता है, इस तरह से राउंड करता है। सेम चीज हम, हाँ बोलो। सर अगर डेसिमल ना दिया हो और आप प्लस में राउंड ऑफ करें, जैसे माइनस में तो वो 2 डिजिट आगे जाएगा, तो फिर बिना पॉइंट में प्लस में कैसे जाएगा वो? तो बिना पॉइंट में प्लस वाला काम ही नहीं करेगा, वही आंसर आ जाएगा जो दिया है, ठीक है। तो इसमें सर जो रहेगा, जो फ्लिप ऑफ एरर रजिस्टर, सर ये सर कितना क्लास लगेगा? किसमें? I also completed digital electronics अच्छा। और hexadecimal timing code and उसकी 35, देखो उसका पूरा जो कोर्स है 30-35 क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। डबल स्पीड करोगे तब भी इतने 30-35 घंटे लगेंगे, क्योंकि समझने में भी सारा न्यूमेरिकल चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें टोटली न्यूमेरिकल है।